नमस्कार। तो एमए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की कहानियों को पढ़ने के क्रम में हम लोग लगातार अपनी कहानियाँ पढ़ते आ रहे हैं और आज कहानी पढ़नी है त्रिशंकु, जो कि मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित है। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले आइए कथा की समीक्षा देख लेते हैं, कहानीकार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मन्नू भंडारी जी के बारे में और इस पाठ से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो मन्नू भंडारी जी की इस कहानी की समीक्षा करते हुए पढ़ते हैं। आज की महिला कहानीकारों में मन्नू भंडारी जी शीर्ष स्थान पर अपना नाम रखती हैं। हालांकि कहानी के क्षेत्र में पुरुष और महिला का वर्गीकरण बहुत प्रासंगिक नहीं है। संभवतः महिला कहानीकारों ने अनुभव की प्रामाणिकता के नाम पर अपनी यौन ग्रंथियों की अभिव्यक्ति की है। डॉक्टर परेश इन रचनाओं को ख्याली घोड़े मानते हैं। मन्नू भंडारी जी की कहानियों में भी अनुभव की प्रामाणिकता है, परंतु यह आत्मसीमित या संकुचित अर्थ में नहीं है। उनमें समय की प्रामाणिकता भी पर्याप्त है। उन्होंने अपनी रचना प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए लिखा है, कभी कभी कोई ब्रिलियंट आइडिया जरूर लिखने के लिए उत्सुकता है, पर जब तक वह जीवन के साथ पूरी तरह गूंथ नहीं जाता, कहानी के रूप में उसे ढालना मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसा मन्नू भंडारी जी कहती हैं। जीवन धड़कन से भरपूर स्थितियों, विचारों या समस्याओं ही मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। जीवन से जुड़ी हुई कहानियों के प्रणयन का क्रम 1955 के आसपास से शुरू होकर आज तक जारी है। मन्नू भंडारी जी की पहली कहानी नया समाज, जो कि 1945 में छपी थी, लेकिन उन्हें यश 1956 में प्रकाशित मैं हार गई से मिला। इनकी पहली कहानी थी, कुछ खास नहीं रही, लेकिन जो इन्हें पूरी तरीके से यश की प्राप्ति हुई वो कह सकते हैं 1956 में आई इनकी प्रकाशित कहानी मैं हार गई से मिला। पिछले 30-32 वर्षों में मन्नू भंडारी ने लगभग 50 कहानियाँ लिखी हैं। उनके प्रकाशित कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: मैं हार गई, 3 निगाहों में एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान आदि ऐसी कहानियाँ रचनाएँ करती हैं। कुछ समीक्षकों ने मन्नू भंडारी की कहानियों को प्रमुखता वैयक्तिक चेतना पर आधारित माना है, लेकिन वैयक्तिक चेतना को ढूंढ निकालने वाले समीक्षक भी मानते हैं कि वैयक्तिकता अंततः सामाजिक संदर्भों से जुड़ जाती है। दरअसल मन्नू भंडारी की कहानियों का आधार वैयक्तिक चेतना पर आधारित है, परंतु उसमें विराटता और व्यापकता इतनी अधिक है कि वही वैयक्तिक चेतना आगे चलकर सहसा महान सामाजिक संदर्भों से जुड़ जाती है। दरअसल मन्नू भंडारी की कहानियों का आधार वैयक्तिक चेतना नहीं है, वैयक्तिक चेतना पर आधारित मानने का तात्पर्य है। मन्नू भंडारी जी को अज्ञेय निर्मल वर्मा की श्रेणी बिठा देना। मन्नू जी की कहानियों में व्यक्ति और समाज संश्लिष्ट हैं और एकदम निजी एवं वैयक्तिक समस्याएं कुछ ही कहानियों में उभरती हैं। प्रमुखतः उनकी कहानियाँ भारतीय नारी को, नियति को उसके भिन्न भिन्न संदर्भों में देखती और आंकती है। नारी चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, विवाहिता हो या अविवाहिता, पत्नी हो या प्रेयसी, अधिकतर स्थितियों में नारी की स्थिति दयनीय ही रही है। नारी मुक्ति को तमाम दावों के बावजूद नारी अभी भी अपनी श्रृंखलाओं को पूरी तरीके से तोड़ नहीं पाई है। मन्नू जी दाम्पत्य संबंधों में कामकाज से इतर नारी समस्याओं को कुछ इस तरह से कथात्मक रचवा देती हैं कि वे समस्याएं न केवल नारी की अपितु जनसाधारण की समस्या है। इसकी कहानियों में भारतीय समाज का मूल रोग, गरीबी और आर्थिक व्यवस्था तीखे व्यंग्य के भी साथ भीतर प्रस्तुत की गई है। इसी तरह 6 में कुंती की पीड़ा देश के करोड़ों व्यक्तियों की पीड़ा है। इन्होंने इन नारी चरित्र के माध्यम से दो वर्गों की मानसिकता के फर्क को अवश्य रेखांकित किया है। मध्य वर्ग की नियति भीतर ही भीतर घुलते जाने की है। 6 इस घुलने और घुटने की सटीक प्रतीक है। गुलाब की हेकड़ी और दबंगता उसके वर्ग चरित्र को उजागर करती है। ममता को रस उसके मन से कम नहीं है, लेकिन जीवन के अभाव और कटु अनुभवों से उसे कटु बना दिया। परंतु दुस्साहसी वह अपने अस्तित्व के लिए जी जान से संघर्ष करती है। नर नारी के काम संबंधों पर आधारित कहानियों में पत्तों और रेशों के सलीके से अलगाते हुए मर्म तक पहुंचने का जो प्रयत्न उन्होंने किया है, वह किसी भी समर्थ कहानीकार के लिए ईर्ष्या की वस्तु हो सकती है।
एक बार और, यही सच है, स्त्री सुबोधनी, तीसरा आदमी आदि कहानियाँ इस संदर्भ में द्रष्टव्य हैं। अर्थात ये जो कहानी है यही सच है, स्त्री सुबोधनी, तीसरा आदमी, इन सब कहानियों में यह देखने को मिलता है। तीसरा आदमी और ऊंचाई में विवाहित जीवन, सुबोधनी विवाहित जीवन की स्थितियां हैं, जो कि अन्य कहानियों में अविवाहित युवतियों का काम विषय गुत्थियाँ हैं। स्त्री प्यार करने में ठगी गई एक कामकाजी युवती के कटु अनुभव कुछ इस तरह के हैं कि वह समानधर्मी युवतियों को अपनी दशा से कुछ सीख देने का लोभ संवरण नहीं कर पाती। उसका अनुभव है कि विवाहित पुरुष के लिए प्रेम बैठे डाल की विलासिता है। वह यह भी बताना चाहती हैं कि भूल कर भी शादीशुदा आदमी के प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादातर पुरुष दो नावों पर पैर रखने वाले सूरवीर की भूमिका निभाते देखे जाते हैं। यही सच है कि मुद्रा भी निर्णयात्मक है। देह समीप्य कोई मायने नहीं रखता है। हालांकि भावुक और कमज़ोर क्षणों में इस तरह का लगाव भी सच लगता है। जब निशीथ ने दीपा को विदा देते हुए हाथ को जरा सा स्पर्श करके छोड़ दिया था, तब उसे लगा कि लगाव की जिस अभिव्यक्ति की वह प्रतीक्षा कर रही है वह एक तरह से हो ही गई। लेकिन कोरी भावना आज के जीवन का यथार्थ नहीं हो सकती, इसलिए संजय के पास होते हुए भी भाव धारा बदल जाती है और अनुभव होता है कि परिभंजक और चुंबन से प्रणय की अभिव्यक्ति ही सच है। निर्णयात्मक स्तर तक पहुंचने से पहले दीपा ही द्वंद्व से गुजरती है। यह द्वंद्व शीतलता भारतीय नारी के भूल संक्रमण के समस्त परिदृश्य की परिचायक है। प्रेम से जुड़े प्यूरिटिन और प्लूटोनिक विचारों से सहज और उन्मुक्त वर्ण के स्वर तक की मनोयात्रा इकहरी और सपाट हो भी नहीं सकती थी। यही सच है। मैं एक स्तर पर यही लगता है कि दीपा को केवल निशीथ या संजय नहीं चाहिए, वरन उसे निशीथ और संजय दोनों का एक साथ मिलाकर वह पुरुष बनता है जो दीपा को चाहिए। निशीथ कुछ कम, संजय कुछ ज़्यादा। ये थोड़ी यही सच है कि कहानी में रहता है। पुरुष के लिए किसी निर्णय तक पहुंचना आसान है। एक बार और की कुंज की तरह मुझे लगता है कि जब तक मैं निर्ममता से अपने को काट नहीं लेता, तुम किसी और दिशा में सोचोगे ही नहीं। इस बार मुझे कुछ निर्णय ले ही लेना चाहिए। बिन्नी के लिए अपने को काट लेना आसान नहीं है। नंदन की हंसी उस कुंज की याद दिलाती है। नंदन यदि संजय की तरह उन्मुक्त और पहल करने वाला होता तो प्रायः बिन्नी पुनः से एक शुरुआत कर सकती थी। बिन्नी के पास बाद वाली पीढ़ी में निर्णय लेने का साहस है। ऊपरी तौर पर वातावरण भी इस साहस को उकसाता है। वातावरण में वर्जनाओं से मुक्ति के स्वर भरे हुए हैं, परंतु जब कोई निर्णायक क्षण आता है तब पुरानी पीढ़ी के मूल्य आड़े आ जाते हैं। त्रिशंकु में तन को मम्मी का विरोध सहना पड़ता है, जिन्होंने स्वयं प्रेम विवाह किया था, परंतु तनु की परेशानी पुरानी मानसिकता का विरोध नहीं है। उसे तो वह सरलता से कर सकती है, लेकिन तनु की परेशानियाँ जहाँ पुराना और नया दोनों की बात हो वहाँ उलझन बढ़ जाती है। तनु का सोचना है नाना पूरी तरह से नाना थे, 100% नाना, और इसी से मम्मी के लिए लड़ना कितना आसान हो गया। लेकिन त्रिशंकु की थीम को बृहत्तर अर्थ दिया जाए, जो एक पल नाना होकर जाता है, दूसरे पल मम्मी होकर। इसे तत्कालीन राजव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो उपरोक्त पंक्तियों में व्यंजनापूर्ण जान पड़ती है। व्यवस्था का चरित्र ना तो पूरी तरह जनवादी है और ना एकदम जनविरोधी सर्वथा। जनविरोधी व्यवस्था से जूझना आसान होता है। वैसे व्यवस्था के जनविरोधी तेवर की पहचान तीसरा हिस्सा राजा, खोटे सिक्के जैसे कहानियों में स्पष्टता हुई है। लेखक में गत्या विरोध की समस्या पर मन्नू ने विचार व्यक्त किया है। आप ही बताइए क्या लिखे, किस पर लिखें। वही बाहर वही घर, परिचितों का हवादारा, रोज़मर्रा का वही घिसा पिटा रूटीन। कितना कुछ उसमें लिखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में दो ही रास्ते बच जाते हैं, या तो लिखना बंद कर दो, अन्यथा पुनः अपने आप को दोहराते जाओ। अन्य महिला कहानीकारों के साथ यही स्थिति रही है। या तो वे खुद को दूसरा रही हैं, या तो वो खुद को दोहरा रही हैं, या अलग लिखना ही बंद कर दिया है। मनु जी ने अपने ढंग से किया। महिला कहानीकारों में यदि वह अलग से दिखाई देती हैं तो उसका एक कारण यह भी है, कथ्य को सही और संतुलित ढंग से अभिव्यक्त करने वाली भाषा उसके पास है।
उनका भाषा का मुहावरा ना तो चौंकाने वाली वाली है और ना एकदम निजी है, और न उसमें छायावादी किस्म का शहद घुला हुआ है। वे शुरू से ही भाषा के नपे तुले और सार्थक शब्दों का इस्तेमाल करने का परिचय देती हैं। बंद दराजों के साथ के अंशों पर परेश की टिप्पणी इस प्रकार है: विवाह होने से लेकर पति पर संदेह होने तक यह वर्णन तक व्यंजना में भाषा का अद्वितीय नमूना है। एक एक वाक्य का एक एक टुकड़ा देखने में लचीला अर्थ में कसा हुआ और नारी मन में क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाले गाढ़े रंगों की छाया से रंजित है। किसी भी टुकड़े के आधे अक्षर को भी छुआ तो लगता है कि रंग उंगली पर लगा आता है। जहाँ काम संबंधी के जहाँ लगाव या तनाव को उभारा गया, वहाँ भाषा की भंगिमा लालित्य और कोमलता के लिए हुए हैं। यही सच है एक बार और जैसी कहानियों में पाठक को बोध देने वाली तीक्ष्णता के स्थान पर ससंदर्भों में रमा देने वाली आत्मीयता है। लेकिन सजा तीसरा हिस्सा जैसी कहानियों की भाषा चुभन और तलरवी है, जो व्यंग्य से अनुशासित है। स्त्री सुबोधनी की भाषा में आक्रामकता है। अर्थ ग्रहण के साथ साथ बिंब ग्रहण करते हेतु मन्नू भंडारी जी ने भाषा को अप्रस्तुतों, बिंबों और संकेतों से समृद्ध किया है। आमतौर पर संकेतों की सहायता ली गई है। मन्नू भंडारी की कहानियों में कोई किस्सा नहीं मिलता है, किंतु कहानी सुनने और पढ़ने में मिलने वाला कथा रस उनकी कहानियों में सदैव मिलता है। उन्होंने स्वप्न विश्लेषण, पूर्व दीप्ति, फैंटेसी आदि आधुनिक शिल्प विधियों को अपनाया, लेकिन कहानियों अपबंध में किसी प्रकार की जटिलता और उलझाव संभवतः नहीं है। संभवतः इन कहानियों में पठनीयता का गुण अच्छी मात्रा में है। सामान्य पाठक इसमें रमता है। बौद्धिक रूप से सजग पाठक जगह जगह चौंकता है, आहत होता है और यथास्थितिवादी तथा मूल्यों के प्रति क्षुब्ध होता जाता है। निश्चित रूप से मन्नू जी ने नारी जीवन के नए पुराने अपरिचित संदर्भों को कुशलता से कहानी का रूप दिया है। लेकिन जब वे सजा और खोटे सिक्के जैसी कहानियाँ लिखती हैं, तब भी कम आश्वस्त नहीं रहती। वास्तविकता का दबाव उनके लेखन पर नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। जितना लिखा है उतना ही उन्हें महिला कहानीकारों में सर्वाधिक प्रतिभावान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। मन्नू भंडारी की कहानी में विविधता और नवीनता है, इस कथन पर बात कर लेते हैं। मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित कहानियों को विषय की कसौटी पर रखते हुए यह ज्ञात होता है कि इनकी अधिकतर कहानियाँ नारी को केंद्र में रखकर लिखी गई है, परंतु प्रत्येक कहानी की पहचान अलग है। प्रत्येक कहानी किसी न किसी विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण है। कहानी के विषयों को बचाने को उन्होंने सामान्य व्यक्ति और उसके आसपास के जीवन से जोड़ा है। उनमें किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं है। विविधता के साथ नवीनता को लेकर आगे बढ़ने वाली मन्नू जी की कहानियाँ दृष्टिपात निम्नलिखित शब्दों से कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। सामाजिक विषय से संबंधित जो इनकी कहानियाँ रही हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। समाज और मनुष्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए समाज और समाज के लिए मनुष्य महत्वपूर्ण है। मन्नू भंडारी की कहानियों में सामाजिक तत्वों का विशेष स्थान मिलता है। मनुष्य का सामाजिक जीवन किन किन कठिनाइयों, मजबूरियों और आनंद के क्षणों में बीतता है, इन सभी बातों का चित्रण इनकी कहानियों से मिलता है। ईसा के घर इंसान कहानी में धर्म के नाम पर किया जाने वाला आडंबर तथा स्त्रियों की भावनाओं से खेले जाने वाले समाज का चित्रण किया गया है। स्त्री सुमोधनी नामक कहानी में समाज के उन कंटकों से सावधान रहने का संकेत किया गया है जो स्त्री से प्यार का नाटक करके शादी का बहाना बनाते हैं और उसका सब कुछ लूट ले जाते हैं। यह कहानी आत्मकथनात्मक के रूप में लिखी गई है। रानी माँ का चबूतरा कहानी में एक अकेली परिव्यक्तता स्त्री समाज से किसी तरह उपेक्षित होकर रहती है, इसका चित्रण है। गुलाबी एक परिव्यक्तता स्त्री थी। दीवार, बच्चे और बरसात नामक कहानी में मोहन की स्त्रियों के माध्यम से इस बात का संकेत करती है कि पति से स्वातंत्र्य मांगना स्त्री को परिवर्तन बनाता है। तीसरा हिस्सा खोटे सिक्के, एक प्लेट सैलाब आदि सारी कहानियाँ सामाजिक विषय से संबंधित रही हैं। विविध सामाजिक विषयों का केंद्र कहानियाँ इनका मूल बिंदु है। कुल मिलाकर यह देखा जाए तो आपकी मन्नू भंडारी जी की अधिकांश जो रचनाएं रही हैं वो समाज पर रही हैं, और समाज में अधिकांश उनका मुख्य जो केंद्र बिंदु रहा है वो एक महिला की स्थिति रही है, एक स्त्री की स्थिति रही है। किसी भी दशा में उसकी
उसका संपूर्ण जीवन व्याख्यान करने की आपने कोशिश की है। आगे पारिवारिक जीवन से संबंधित इनकी कुछ कहानियाँ रही हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मन्नू भंडारी जी ने अपनी कहानियों में पारिवारिक जीवन के अलग अलग परिवेश से संबंधित कहानियों को अलग अलग विषयों पर लिखा है। नई नौकरी नामक कहानी एक छोटे परिवार की कहानी होती है। रमा अपने पति कुंदन और एक बेटे के साथ सुखी गृहस्थ जीवन जी रही होती है। छत बनाने वाले नामक कहानी में ऐसे परिवार का चित्रण किया गया है जिसमें घर के मुखिया ने अपने पूरे घर को नियंत्रण में रखा हुआ है। बंद दरवाज़ों के साथ एक टूटते परिवार की कहानी है। सख्या के पर नामक कहानी में परिवार के आपसी रिश्तों के उतार चढ़ाव को चित्रित किया गया है। सयानी बुआ नामक कहानी में मन्नू भंडारी ने परिवार में अति अनुशासन, प्रियता और सुव्यवस्था के प्रति आग्रह जैसी बातें जीवन में घुटन को बढ़ावा देती हैं, इसका चित्रण किया है। छाया नामक कहानी में परिवार की अनचाही जिम्मेदारी ढोते ढोते नीरस जीवन शैली जीती कुंती का चित्रण किया गया है। मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण करती मन्नू भंडारी की कहानी रेत की दीवार है। असामयिक मृत्यु कहानी में मुखिया की मौत से परिवार में आए परिवर्तन को चित्रित किया है। परिवार से संबंधित अन्य कहानियों में मन्नू भंडारी जी ने लिखी है सजा, रानी माँ का चबूतरा, त्रिशंकु, आकाश के आईने में एक कमज़ोर लड़की की कहानी आदि। तो आपने यह जो कहानी बताई गई, यह कहानी मुख्यतः जब पढ़ेंगे तो यही थोड़े थोड़े सार से कुछ समझ नहीं आएगा। यह कहानी जब मुख्यतः डीप में पढ़ेंगे पूरी तरीके से, तब इस कहानी का संपूर्ण अर्थ निकलेगा। बाकी ये कहानियाँ जो रही हैं, ये इनके समाज से संबंधित कहानियाँ रही हैं जो आपने स्त्री जीवन को लेकर और समस्त परिवारों को लेकर कहानियाँ लिखी हैं। दाम्पत्य जीवन से भी संबंधित इनकी कहानियाँ रही हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल की नई कहानी के अंतर्गत मन्नू भंडारी जी का रचना काल समय आता है। नई कहानी के लेखकों ने अधिकतर स्त्री पुरुष संबंधों पर कहानियाँ लिखी हैं। स्त्री पुरुष संबंध विषयक कहानी लिखते समय मन्नू भंडारी ने स्त्री को एक सामान्य पारंपरिक पत्नी के रूप में भी चित्रित किया है और परंपरा से मुक्त पत्नी के रूप में भी। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कील और कसक कहानी यौन भावनाओं से अतृप्त स्त्री की कहानी है। यह कहानी अपने आप में एक सशक्त कहानी है जो एक ऐसी स्त्री की मानसिक अवस्था का चित्रण करती है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तीसरा आदमी नामक कहानी में लेखिका ने दाम्पत्य जीवन के सत्य को उद्घाटित किया है। नकली हीरे बाटा का घेरा, ऊंचाई, कमरा और कमरे, नशा आदि कहानियों में मन्नू भंडारी ने दाम्पत्य जीवन के हर पहलू को चित्रित किया है। नई नौकरी, शायद, अकेली, बंद दरवाज़ों का साथ, दीवार, बच्चे और बरसात आदि कहानियाँ इनकी प्रसिद्ध रही हैं। ये कहानियाँ जो कि दाम्पत्य जीवन से संबंधित रही हैं। शिक्षा से संबंधित कहानियाँ भी आपने लिखी हैं जिनमें प्रमुखता है। आगे देख लेते हैं। शिक्षा मनुष्य जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य के क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित कहानियाँ अनेकों कहानियाँ लिखी गई हैं। जीती बाजी की हार में आशा मुरला नालिनी के माध्यम से स्त्रियों की शिक्षा के प्रति लगन का चित्रण किया गया है। एक कमज़ोर लड़की की कहानी में स्त्री शिक्षा की राह में आई अड़चनों को चित्रित करती हैं। सजा नामक कहानी में मन्नू भंडारी ने न्याय व्यवस्था के खोखलेपन को चित्रित किया है। अंधश्रद्धा से संबंधित इनकी कुछ कहानियाँ रही हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। अंधश्रद्धा मनुष्य को शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुँचाती है। यह अधिकतर ग्राम्य अंचल में पाई जाती है। इसका कारण लोगों में ज्ञान का अभाव है। मन्नू भंडारी ने मात्र एक कहानी के रानी माँ का चबूतरा ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानी है। प्रस्तुत कहानी में गुलाबी के माध्यम से इस अंधश्रद्धा का विरोध किया गया है। आगे कुछ कहानियाँ आपकी राजनीति से संबंधित भी रही हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो विषयों की विविधता में मन्नू भंडारी जी ने राजनीति जैसे विषय को भी नहीं छोड़ा। राजनीति के गिरते स्तर को उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किया है। राजनीति में लोक सेवा की अपेक्षा नेताओं के स्वार्थ की भावना अधिक होती है। मैं हार गई नामक कहानी में उन्होंने नेताओं पर तीखा व्यंग्य किया है। किसी भी दृष्टि से नेताओं का चरित्र अच्छा नहीं होता। कहानी में लेखिका स्वयं नेताओं की बुराई सुनकर क्रोधित होती हैं। क्योंकि उनके पिता स्वयं नेता हैं, इसलिए वह अपनी कहानी में सर्वगुण संपन्न नेता का निर्माण करने की योजना बनाती हैं। मन्नू भंडारी की अलगाव कहानी में राजनीतिक के भ्रष्ट रूप को चित्रित किया गया है। आपने और भी कई बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। इनके और जो अन्य विषय पर कहानियाँ रही हैं, इन्होंने समस्या प्रधान कहानियाँ लिखी हैं जिनमें जैसे दीवार, बच्चे और बरसात, सजा, त्रिशंकु, सुबोधनी, स्त्री सुबोधनी, बंद दराजों का साथ, ये इनकी समस्या प्रधान कहानियाँ रही हैं।
अर्थभाव विषयक कहानी लिखी हैं, जिनमें आने वाली कहानियाँ, मुश्किलें, झुंझलाहट, इच्छाओं को दबाया जाना, ये सब कहानियाँ आती हैं। प्रेम विषयक कहानी भी आपने लिखी है। कहानियों में प्रेम की कहानी का अत्यावश्यक है। प्रेम कहानियों की ओर से पाठक अधिक आकर्षित होते हैं। ऐसी कहानियों में कहीं न कहीं उनकी प्रेम विषयक अन्य कहानियाँ, स्त्री सुबोधनी, आते जाते यायावर, शमशान, बाटों का घेरा, एक बार और, त्रिशंकु आदि कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनकी प्रेम विषयक कहानी रही हैं। उसके अलावा आपकी कहानियाँ हास्य व्यंग्य से संबंधित रहती हैं। मित्र विषयक कहानी लिखी है इन्होंने, और मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ भी लिखी हैं, और नारी विषयक कहानियाँ भी लिखी हैं। सभी कहानियों को देखते हुए आगे हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं तो कह सकते हैं कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानियों में जीवन के प्रत्येक पहलुओं के दर्शन किए जा सकते हैं। नाम मात्र के लिए उसमें बनावटीपन नहीं है, चाहे वह सामाजिक हो, पारिवारिक हो या आर्थिक। सामाजिक विषय से संबंधित कहानियों में उन्होंने कहीं भी आदर्शवादी सामाजिक जीवन का चित्रण नहीं किया है। पारिवारिक कहानियों के अधिकांश पात्र नारी ही हैं। उनकी एकमात्र कहानी ऊंचाई में पत्नी को क्रांतिवीर कदम उठाते हुए चित्रित किया गया है। उसमें पति का उदार दृष्टिकोण सामने आया है। प्रेम विषयक कहानियों में अधिकांश कहानियों में प्रेमी द्वारा धोखा खाने वाली प्रेमिकाओं का चित्रण हुआ है। विवेच कहानियों का विषयगत अध्ययन करने के उपरांत निष्कर्ष रूप में यह बात प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि लेखिका ने अधिकतर अपनी कहानियों में नारी के अभावग्रस्त जीवन को प्रमुखता से स्वीकार किया है, परंतु प्रत्येक कहानी की अपनी अलग अलग पहचान दी है। तो आगे देख लेते हैं और कुछ विषय है। यह था मन्नू भंडारी जी की कहानियों के बारे में, जो आपने कहानियाँ लिखी हैं समाज संबंधी, व्यवस्था संबंधी, शिक्षा संबंधी, स्त्री संबंधी, पुरुष संबंधी, समस्त जो अर्थभाव विषयक कहानियाँ आपने लिखी हैं। यह था एक जीवन परिचय के रूप में मन्नू भंडारी जी का, उनका जीवन परिचय, कृतित्व परिचय, आपने जैसी कहानियाँ लिखी हैं। अंततः जो हमारी कहानी बच रही है त्रिशंकु, यदि समय मिलेगा तो उसे आगे पढ़ते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। अभी के लिए नमस्कार, बस इतना ही।